क्या पढ़े थे? बात नहीं, अब शांत हो जाओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट, ठीक है। सुनिए, चैप्टर हमारा चल रहा है जो भी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सुनिए भाई, अब बात बंद कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैंने डेरिवेशन करा दिया था। एक कोई स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये पूरा वायर है। इस वायर की वजह से, सुनिए, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था इस पूरे वायर की वजह से, जिसका डिस्टेंस यहाँ से R दिया गया था। ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। इस वायर में करंट ऐसे I ऊपर की तरफ चल रहा था। तो मैंने आपको बताया था, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला जो बताया था वही लिख रहा हूँ मैं, कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके एक एंगल बनाते हैं जो कि क्या होता था, थीटा। याद होगा आपको, ये एंगल थीटा होता था। और यहाँ से इसी को आईडीएल मानते थे क्योंकि ये करंट है आईडीएल। और यहाँ पे एक एंगल कंसीडर करते थे, ये एंगल 90 माइनस कितना हो जाता था, ये थीटा था, ये 90 था, ये 90 प्लस थीटा हो जाता था। यही होता है ना, ये थीटा, ये 90, तो 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ 90 प्लस थीटा हो जाता था। अब इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किधर होगी, इनसाइड, ये तो अंदर होगी। अब पूरे वायर में करंट ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे कहीं पे भी निकालोगे इस वायर की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। फिर मैंने बोला कि ये ऊपर वाला पोर्शन जोड़ लो और नीचे वाला पोर्शन जोड़ लो। ये एंगल ले लो θ1 और नीचे वाला एंगल ले लो कितना, θ2। इसी थीटा को θ1 और θ2 तक वेरी करा दो। ध्यान से देखो, ये जो तुमने थीटा लिया है, इस थीटा को तुम θ1 और θ2 तक वेरी करा दो, तो ये पूरा वायर कवर हो जाएगा। और इसकी वजह से यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो B आएगा वो कितना आएगा, तो म्यू नॉट I जो करंट फ्लो कर रहा है अपॉन 4 पाई R ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2। क्या यही फॉर्मूला बना था, याद होगा आपको। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2। साइन θ1 और साइन θ2 ये एंगल है। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें कई केसेस बन सकते हैं। जैसे मैंने पहली बात इसमें बताई आपको, सपोज करिए कि अगर हम केवल यहीं तक वायर आपको देते हैं, वायर यहीं तक देते हैं, बट निकालने के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बोल देता हूँ, यहाँ निकालना है, तो क्या इस वायर को नीचे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ से इसको जोड़ देंगे, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, R। ये डिस्टेंस R दिया होगा। वायर अभी भी यही है, ध्यान से देखना, I करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है। बट अब इस केस में इसको ऊपर से जब जोड़ोगे तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, θ1, और जब नीचे से जोड़ोगे तो एंगल क्या बनेगा, θ2। अब बात ये है कि देखो थोड़ा ध्यान से, θ1 और θ2 जो तुमने बनाया है, θ1 और θ2 इसमें जो बनाया था, एक प्लस में था तो दूसरा क्या माइनस में था। और इसमें अगर ध्यान से देखें तो दोनों क्या प्लस में दिखाई दे रहे हैं। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, तो फिर फॉर्मूला बना नेट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अभी भी इनसाइड होगा, निकाल के डायरेक्शन चेक कर लो, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। R ये डिस्टेंस है,
और यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, जैसे आपने लिया है उसी हिसाब से लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 होगा तो ऊपर वाला थीटा 2 और नीचे वाला थीटा 1 लिया गया होगा। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया। तीसरा केस अगर मैंने आपसे बोला तो ये बोला था, सपोज करिए वायर एक तरफ या दोनों तरफ इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब हमारा तीसरा केस था, ये तो फर्स्ट मेन था, ये पहला था, दूसरा ही बना लो इसको। दूसरा फॉर इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर का मतलब है कि वायर का जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। अब एक बात बताओ, ये वायर है और इसका ऊपर वाला लेंथ भी कहाँ गया है, इनफाइनाइट, और नीचे वाला भी लेंथ कहाँ गया है, इनफाइनाइट। मुझे नहीं पता है कितना लंबा है, बट मेरे से अभी भी बोल रहा है कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे। करंट इसमें कहाँ चल रहा है, ऊपर की तरफ I चल रहा है। तो मैं इसमें सेम वही कहानी, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कितना आएगा, इनसाइड, वैल्यू कितनी होगी। तो क्या मैं यहाँ ऊपर से इसको जोड़ दूंगा और यहाँ नीचे से इसको जोड़ दूंगा, बताना ये एंगल कितना हो जाएगा। क्या ये मैंने बोला था 90 डिग्री, और ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। कैसे ये बात याद रखना, क्योंकि ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। तो बताओ अगर इस एंगल को थीटा 1 मानते हो तो थीटा 1 ही तो माना गया था, थीटा 1 माने हो तो थीटा 1 कैसे निकलेगा, टेन थीटा 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, इनफाइनाइट, अपॉन बेस, तो क्या टोटल कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। टेन थीटा 1 इनफाइनाइट, इसका मतलब थीटा 1 कितने डिग्री का हो गया, 90। तो क्या यहाँ से थीटा 1 90 डिग्री आ गया। इसी तरह ध्यान से देखो, ये कितने डिग्री पे, ये कहाँ गया है, ये भी इनफाइनाइट तक गया है। तो सर ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो बेस r अभी भी है, तो थीटा 2 इनफाइनाइट अपॉन r, मतलब थीटा 2 भी कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 डिग्री हो गए हैं तो फॉर्मूले में वैल्यू उठा के रख दीजिए, थीटा 1 और थीटा की जगह पे 90, साइन 90 साइन 90, क्या 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I अपॉन, बोलो भाई, 2 पाई r। क्या ये बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा तो। क्लियर है इतनी बात। क्या इतना तक पढ़ लिए थे। एक दो न्यूमेरिकल और मैंने कराया था। एक तीसरा केस लिखना, तीसरे केस में अगर मैं वायर इनफाइनाइट अभी भी लेता हूँ, ध्यान देना, वायर इनफाइनाइट अभी भी लेता हूँ, बट दूसरे लेंथ को फाइनाइट मानता हूँ। एक ही इंड इनफाइनाइट है, ध्यान देना, एक इंड इनफाइनाइट है, बस दूसरा इनफाइनाइट लेंथ पे है, ये मुझे पता है कि कितना लेंथ है। और इस लेंथ के इंड पे तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, यहाँ पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये डिस्टेंस अभी भी r है, तो क्या करना होगा, क्या मुझे इससे इसको जोड़ना पड़ेगा, क्या ये थीटा 1 हो जाएगा, कितने डिग्री का, 90, क्योंकि ये लेंथ कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट। थीटा 1 देखो इनफाइनाइट तक गया है तो 90 हो जाएगा। बट थीटा 2 क्या होगा, क्या थीटा 2 0 होगा, थीटा 2 है ही नहीं। ध्यान से देखिए, क्या यहीं पे मैंने पूछ दिया है, जैसे मैं यहीं पे पूछ दूँ क्या, तो थीटा 2 गायब हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, मतलब थीटा 2 0 डिग्री हो गया सर। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, यही फॉर्मूला, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन थीटा 1, जो कि कितना हो गया 90, प्लस साइन थीटा 2 वो कितना हो गया 0। साइन 90 कितना होता है 1, ये 0 वाला तो ख़त्म हो गया क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा, तो ओनली 1 आएगा, और 1 का कोई मतलब है नहीं, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। ये बन जाएगा हमारा अगला केस। समझ रहे इतनी बात। एक फॉर्मूला ये है, ये अगर ऊपर ही दोनों एंगल बन गए तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा,
इनफाइनाइट एक इंड हो और एक इनफाइनाइट हो और लास्ट वाले इंड के ही इस पे दे दिया हो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो इसकी वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर होगी। इसका भी डायरेक्शन, अगर करंट ऊपर चल रहा है तो डायरेक्शन किधर होगा, इनसाइड। करंट नीचे चलता तो किधर होता, आउटसाइड। तो अभी इसमें भी क्या होगा, इनसाइड होगा। ठीक है, तो ये तीसरा वाला केस लिख लेना। तीसरा आप शायद नहीं लिखे होगे, यहाँ तक शायद मैंने बताया था। तीसरा केस लिख लो, फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था, उस न्यूमेरिकल पे आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे हम लोग, क्यों भाई? अच्छा, स्क्वायर कराया था, ठीक है। चलिए हटा दें, फॉर्मूला लिख लिया, लिखो क्वेश्चन एक। फॉर्मूला याद रखना भाई, फॉर्मूला अगर आपको भूल जाएगा तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको फिर से, आपको मेन फार्मूला यही है, उसी से सारी कहानी है। θ1 θ2 को बस कंसीडर करना। ये इनफाइनाइट गया है, बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये दिया हुआ है, ये है R। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बी। जल्दी बताइए। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बी। ये 3R है, ये इनफाइनाइट तक गया है, ये फाइनाइट लेंथ है, और यहाँ से R डिस्टेंस पे हमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। करंट ऊपर चल रहा है। आई बताएं, 1 मिनट का खेल है बस। फॉर्मूला नहीं याद है, वही sin θ1 प्लस sin θ2, ऊपर वाला θ1 नीचे वाला θ2। आ गया। ये कितने डिग्री का एंगल, θ1 कितने का हुआ और θ2 क्या 37 डिग्री, 37 डिग्री होगा। ये चेक करते हैं सर। θ2 इज इक्वल टू, एक बात बताना, ये एंगल है तो क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। तो tan θ2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3R बाई, अरे परपेंडिकुलर है 3R/4, और बेस कितना है, क्या R से R कट जाएगा। देन tan θ2 इज इक्वल टू कितना आया 3/4। क्या गोल्डन ट्रेंगल है 3 4 5 वाला, याद है 3 4 5 गोल्डन ट्रेंगल। ये 3, सॉरी परपेंडिकुलर 3, ये 4 और ये 5। अगर 3 यहाँ होता है तो ये 37 होता है, और अगर 3 यहाँ होता है तो क्या ये 53 होता है ना। अगर 3 यहाँ होता है तो ये 53 डिग्री, और 3 यहाँ होता है तो ये 37 डिग्री। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4/3 आता तो 53 होता, बट 3/4 आया तो कितना डिग्री होगा 37, मतलब कितने डिग्री का हो गया 37 हो गया। ये ट्रेंगल है। अब बताना, थोड़ा ध्यान से बोलना, फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस तो ये भी R ही दिया है। sin θ1 कितने डिग्री का 90, और sin θ2 कितने डिग्री का 37, क्या यही लिया जाएगा। और बीच में प्लस साइन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक ऊपर है तो एक नीचे है, मतलब एक प्लस में एंगल है तो दूसरा किस में होगा
माइनस, तो बीच में प्लस ही रहेगा। अगर दोनों प्लस ऊपर रहता तो माइनस हो जाता बीच में। ठीक है, अब बताना साइन 90 कितना होता है, और ये साइन 37 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना 3/5, 5 और 3 क्या 8/5 हो जाएगा क्या। और यहाँ क्या चल रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, 4 से 8 कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। म्यू नॉट आई ऊपर चलेगा 2/5 नीचे हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा πr, ये आएगा आंसर। और डायरेक्शन किधर होगा, इनसाइड, यही तो होगा। वैल्यू रखने वाला मैं कोई अभी क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। पेपर में जब वैल्यू रखना होगा तो आर की वैल्यू, आई की वैल्यू दी होगी, रख लोगे निकल जाएगा। मैं बोल दूँ इस वायर में 2 मिली एम्पियर का करंट चल रहा है, ये आर का डिस्टेंस मैं दे दूँ, तो क्या ये सारी वैल्यू रख लो, म्यू नॉट की वैल्यू पता है, क्या आंसर नंबर में नहीं आ जाएगा। बस प्रैक्टिकली समझो, आंसर अपने आप आएगा। एक क्वेश्चन हो, ठीक है, बट बताना यहाँ है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P। समझे हो क्वेश्चन का, दूसरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख लेना, वही कहानी। देखो वायर इनफाइनाइट लेंथ का बस किधर है, ऊपर। नीचे तो फाइनाइट लेंथ पता है ना, देखो ध्यान से, ये वाला लेंथ कितना है 3r/4, और यहाँ से अभी यही वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, याद है यहाँ पे लिखा था जो मिटाया हूँ सेम। क्या यहाँ से ऊपर से जोड़ोगे इसको, ये कितना होगा θ1। क्या यहाँ से अब एक देखा जाएगा, नहीं, बस लेंथ तो यहीं तक दिया है ना, तो यहाँ से जोड़ा जाएगा, ये कितना होगा θ2। अब बताओ क्या θ1 और θ2 क्या दोनों ऊपर हो गए, इसका मतलब बीच में साइन क्या होगा, अभी यहाँ प्लस लगाया, बीच में साइन क्या हो जाएगा माइनस। तो बस फॉर्मूले में क्या आ गया, B = कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, डिस्टेंस तो आ रही है, बट ये कितना हो जाएगा साइन θ1 माइनस साइन θ2। अब θ1 θ2 की वैल्यू निकाल लो, θ1 कितने डिग्री और θ2 37। अरे ये 3r और r है तो 37, अभी तो बताया, ये 3r है, r है, तो कितना आया 37 डिग्री, तो θ2 37 रख दीजिए वैल्यू। तो क्या है 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन θ2 की वैल्यू कितनी आई थी 37 की 5, 3/5, सही है ना। 5 से 3 गया तो 2/5 लिख दें डायरेक्ट। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr क्या चलेगा 2/5, 2 से चाहें तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या 10πr हो जाएगा, ये अंदर इनसाइड, करंट ऊपर इनसाइड, सही है भाई, समझा है कॉन्सेप्ट। बस यही खेल है। अभी जब क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम में देंगे तो सब ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको फिगर। अभी तो बस ऐसे बना के दे रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बन जा रहा है। क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम में आएगा तो ये सारी चीज़ें लिखित दी होंगी, सबकी वैल्यू दी होगी, ऑप्शन में नंबर दिया होगा, बस वही लेके आना रहेगा।
बात नहीं, थोड़ा ये क्वेश्चन करना। पहले तो एक ऐसे मैं प्लेन बनाया हूँ, y एक्सिस और x एक्सिस का प्लेन है, बस समझना है मेरी बात, ठीक है। इसमें यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो ये तुम्हें पता है आउटवर्ड होता है, और यहाँ से इतने डिस्टेंस पे जा रहा हूँ तो ये क्या होता है, इनवर्ड। ये दो करंट हैं, समझ गए ना। ऐसे ये ढक्कन करंट का डायरेक्शन बताएगा, मतलब एक करंट इधर चल रहा है और एक करंट इधर, मतलब दो वायर पैरेलल रखे गए हैं, दोनों किस एक्सिस में निकल रहे हैं, जेड में, समझ गए ना, जेड में। मतलब एक करंट प्लस जेड में है तो एक करंट किधर है, माइनस जेड में, ठीक। यहाँ पे अच्छा इनका कोऑर्डिनेट लिख लो, -a,0 और ये +a,0, ये यहाँ पे है और यहाँ पे, इस ओरिजिन से इतने डिस्टेंस, समझ गए ना, ये a डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस कितना है, a है। यहाँ से कितने डिस्टेंस ऊपर चल के, तो √3a 0,√3a डिस्टेंस चल के एक पॉइंट P है। फिर हमसे पूछा है √3a है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P। बताइए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P विद द डायरेक्शन। कोशिश करिए एक बार सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। फाइंड द मैग्नेटिक, √3a है कोऑर्डिनेट, 0,√3a। सॉल्व करिए जल्दी। क्यों भाई, बताना पड़ेगा। सुनो, करंट इसमें कहाँ है, बाहर। ध्यान से देखो, अंगूठा बाहर की तरफ रखना है, राइट हैंड का रख लिया। ये करंट चल रहा है, हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है। थोड़ा ध्यान से देखो, हम अब वहाँ तक तो मैं अपना हाथ ले नहीं जा सकता, तो मैं यहीं पे एक लाइन जोड़ ले रहा हूँ, ये लाइन जोड़ ले रहा हूँ। ये समझ जाऊँगा कि इस लाइन पे जिधर ये जाएगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे भी होगा। अरे करंट ऐसे देखो, करंट क्या ऐसे बाहर है, तो इस लाइन पे अगर मैं ऐसे फिंगर कर्ल करूँगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ दिखाई देगी। मतलब इस लाइन पे ऐसे बाहर, मतलब इस पॉइंट पे भी क्या ऐसे बाहर दिखाई देगी। क्या इसकी वजह से आया, पहला वाला पॉइंट की वजह से आया, तो मैं क्या नाम इसका B1 रख सकता हूँ क्या, क्योंकि दो पॉइंट है, ध्यान देना। और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दूसरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट की वजह से निकाल रहे हो, तो करंट किधर जा रहा है, अंदर। अब हमें यहाँ बताना है, तो क्या मैं हाथ वहाँ तक तो पहुँचा नहीं पाऊँगा, तो मैं फिर इस लाइन को इससे जोड़ लेता हूँ। क्या जोड़ लिया। अब ध्यान देना, समझो ये लाइन ऐसे मार्कर रखा हुआ है यहाँ पे, और मैं इसी मार्कर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना चाह रहा हूँ, करंट अंदर जा रहा है। तो ये करंट अंदर जा रहा है, तो मैं इस पे मार्कर पे बताऊँगा, तो क्या मार्कर ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर जाएगा, तो इधर भी कितना बाहर ही। क्या नाम हो जाएगा इसका, B2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है, √3a, और ये डिस्टेंस कितना है, -a, माइनस मतलब डायरेक्शन इधर है, बट है तो a ही। ये √3a और ये a, ये √3a और ये a, तो क्या ये डिस्टेंस मिल जाएंगे, मिल जाएंगे।
पाइथागोरस लगा लो भाई। तो क्या होगा ये डिस्टेंस है, हाइपोटेनस है ना ये। तो अगर हाइपोटेनस निकाल रहे हो तो बताओ कितना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है √3a² और बेस कितना है a²। तो ये कितना हो जाएगा 3a² + a², 4a²। मतलब रूट में सब रहेगा, ये सब किस में रहेगा, रूट में। तो क्या 4a² बाहर निकलेगा तो ओनली 2a होगा। समझ रहे हैं इतनी बात। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या डिस्टेंस कितना, और ये भी डिस्टेंस कितना 2a। क्यों ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ी, देखो ध्यान से, वायर जिसमें करंट चलता है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें जानना जरूरी होता है। अब सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे है भाई, मेरे मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, वहां से ध्यान से देखो, क्या ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये लाइन अगर तुमने बनाया मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये इस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। समझ गए इतनी बात। ये डिस्टेंस 2a और ये डिस्टेंस भी कितना है 2a। अब एक बात बताओ, ये a, ये 2a और ये 2a, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई, ये साइड और ये साइड क्या बराबर हो गए 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये एंगल, समझना मेरी बात, ये एंगल भी कितने डिग्री, तो ये कितना हो गया और ये भी कितना हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ये मिटा रहा हूं। एक बात बताओ, इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट क्या इधर होगा, कितना, क्यों ये मैं अभी देखो, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा और ये भी कितना होगा ना, वर्टिकल अपोजिट ले लीजिए। तो ये B क्या sin 30 होगा, B1 लिखता हूं, B2 है ना, सॉरी, B2 sin 30 होगा, और ऊपर कितना होगा B2 cos 30, और इसका B2 sin 30, और फिर ऊपर इसका सेम वही कितना B1, ये B2 नहीं है B1 है, B1 cos 30। बात बस समझना मेरी, थोड़ा छोटा छोटा लिखा हूं, ध्यान देना। B1 B2 की वैल्यू पहले निकालो, केवल B1 और B2 छोड़ दो, उसमें एंगल पहले। B1 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट I/4πr। R कितना है 2a है, समझ रहे हैं इतनी बात। म्यू नॉट I/4π और R की वैल्यू क्या यहाँ पे 2a ले ली जाएगी, समझ गए ना इतनी बात। और यहाँ से भी अगर B2 भी निकाल रहे हो तो वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट I/4π 2a। एंगल तो दोनों में वही सेम रहेगा क्योंकि दोनों का एंगल sin 1 sin θ1 sin θ2। तो क्या ये दोनों में कॉमन है B1 B2 में, इसका मतलब B1 किसके इक्वल रहा होगा B2। मतलब मैं बोल सकता हूँ सर B1 और B2 दोनों की वैल्यू यही आ रही है। तो यहाँ B1 B2 न लिख के मैं केवल B और B लिखूँगा तो कोई गड़बड़ी थोड़े हो जाएगी। क्यों, क्या इस B से ये वाला B खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है। तो क्या हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या ये ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्या 2B cos कितना 30, और cos 30 की वैल्यू तुम्हें पता है कितना होता है, क्या √3/2, कितना √3/2। तो 2B × √3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या ये B √3 आएगा। अब B की जो वैल्यू आएगी उठा के रख देना, √3 में मल्टीप्लाई कर देना, क्या इस P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। समझ रहे हैं, नोट करिए पहले, उसका देखिए आंसर फाइनली कितना आएगा, फाइनली लिख के बताइए कितना आ रहा है। एक का आंसर आ रहा है √3 म्यू नॉट I/4πa। थोड़ा देखना क्या इतना आ रहा है क्या,
हाँ आ गया भाई, सुनो बात नहीं, यहाँ b की वैल्यू रखोगे तब ना फाइनल आंसर मिलेगा। फाइनल आंसर कितना होगा, b की वैल्यू कितनी रखी जाए, b1 और b2 दोनों इक्वल है, b1 b2 ये सही निकाला गया है। साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 90 है ना दोनों, तो 1 मतलब 2 पाई है, सही है। अब सही है ना, 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए ये होगा। ध्यान देना, सुनना मेरी बात, b1 और b2 देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये b1 है और ये b2 है। ये b1 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो कितनी लिखी है, म्यू नॉट आई, फॉर्मूला में देखना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर होता है इतना, तो 4 पाई आर, 4 नहीं लिखा या 2 क्यों लिखा है अभी समझ आता हूँ। यहाँ 4 पाई और आर कितना है, तो ये डिस्टेंस 2a है। अब एक बात बताना, 2a डिस्टेंस है, एंगल कितने डिग्री का, यहाँ से कितने डिग्री का 90, अरे यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब एक ये वायर देखो इनफाइनाइट लेंथ का है ना, हमें नहीं पता है करंट जा रहा है, बस ऐसे दिखा दिया ना करंट बाहर की तरफ जा रहा है, कितने लेंथ का है इनफाइनाइट, तो इधर से भी एंगल कितना आएगा इनफाइनाइट, उधर से भी कितना आएगा इनफाइनाइट। 3D फिगर है, बस ध्यान से समझो, जैसे करंट जब बाहर जाएगा तो ये इसमें करंट का ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ क्या इनफाइनाइट तक गया है, और ये भी लेंथ कहाँ तक गया है इनफाइनाइट। तो यहाँ से जब जोड़ोगे इस पॉइंट पे, तो ये लेंथ भले से हमारा दिख रहा है यहाँ पे 2a, अभी यहाँ पे मैंने बनाया, बट ये लेंथ 2a बस इस पॉइंट से निकला रहा है, करंट के बीच वाली, जैसे मान लो यहाँ से करंट दिया है, वहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 2a, मगर वहाँ इनफाइनाइट से जब उस पॉइंट पे जोड़ोगे और इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे जोड़ोगे, तो क्या है टोटल इनफाइनाइट मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90, तो क्या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 1 प्लस 1 क्या 2 हो जाएगा, और 2 से ये 4 कट जाएगा, तो ये नीचे कितना बच जाएगा 2। तो फॉर्मूला क्या आएगा, b1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। क्या सेम कहानी इसके लिए भी वही रहेगा, b2 के लिए भी, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इधर से भी जोड़ना है इनफाइनाइट लेंथ, इधर से भी जोड़ना है इनफाइनाइट लेंथ, मतलब 90 क्या 2 हो जाएगा, 2 से फिर 4 कट जाएगा, और ये लेंथ 2a, अभी भी इसका भी 2a ही है, तो इसका भी सेम आएगा। तो फाइनली b1 b2 इक्वल हो गए और उनकी वैल्यू ये मिली। मैंने बोला b1 b2 इक्वल हो गए, तो b2 के 2 कंपोनेंट में से ये कंपोनेंट कट गया इससे, तो बस ये और ये जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो 2b cos 30 √3/2, 2 से 2 कट गया तो b √3 आया, और b की वैल्यू कितनी आई, तो b1 b2 ही तो b था, दोनों इक्वल थे आपस में, तो इन्हीं को हमने क्या मान लिया है b। अब b की वैल्यू कितनी आई है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, और इनटू में क्या है √3, क्या यही आंसर बनेगा, समझ रहे हो इतनी बात। तो ये हमारा b की वैल्यू हो गई, और इनटू में क्या है √3, यही हमारा आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट p। नोट कर लो। क्या करें भाई, नहीं समझ में आया, नहीं आया, हाँ इसमें मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कर नहीं रहा हूँ, आपको पता नहीं क्यों इसमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लोग को जैसे लग रहा है कि मैं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, इसीलिए फिर मैं आगे जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं भी इसमें कई वैरायटी ला सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट आपको इसी में नहीं अभी फील हो रहा है, तो क्या फिर मुझे आगे जाने का मतलब है। इसमें क्या इतना बड़ा मैं ट्रिक लगा दिया हूँ, मैं बोला एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का गया है ऐसे, उससे इस पॉइंट पे, अब 3D फिगर है तो थोड़ा सा आपको इतना तो समझना पड़ेगा, ये इनफाइनाइट वायर है, समझना, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट,
और वहाँ से कितने डिस्टेंस पे मैंने आपसे पूछा है, 2a डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, उसी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब फिगर ऐसे है, देखो यही फिगर ऐसे बना दूंगा तो समझ में आने लगेगा। तो क्या यहाँ से जोड़ोगे इसमें और यहाँ से जोड़ोगे तो ये वाला θ1 और ये θ2 कितने डिग्री का हो जाएगा, 90, और ये भी 90। तो 1 और 1 मिलके क्या हो गया 2, और बाहर क्या चलता है μ0I/4π r। r मतलब ये वाला डिस्टेंस जो मैंने ऐसे दिया था, तो ये वाला डिस्टेंस कितना निकाल के रखे हो 2a, तो 2a रख देंगे, समझ गए। और 1 1 2 जो चल रहा था उस 2 से 4 को काट दिया तो 2π2a मतलब बन गया 4πa नीचे। यही सेम कहानी इसके लिए भी वही होगा, बस डायरेक्शन तो बदला है इसका, समझ रहे हैं। बताइए इसका सब लोग आंसर कितना होगा। जल्दी बताओ। आंसर चाहिए। फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बी। दोनों करंट अंदर जा रहा है, इसमें एक बाहर एक अंदर था, उसमें दोनों करंट अंदर जा रहा है, सारे कोऑर्डिनेट वही हैं, बस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए मुझे। हाँ पी पॉइंट पे क्या लिखा है, √3 है, √3 है, 0,√3 सेम वही है, क्वेश्चन वही है जो यहाँ पे लिखा था, बस करंट का डायरेक्शन बदला है मैंने, इसमें भी अंदर इसमें भी अंदर। बताओ कितना आएगा। अब इसका तो आप खुद से बताएंगे, हम नहीं बता रहे। आंसर बताइए। बात नहीं भाई, हंसी आ रही है। क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए, बैठे क्यों हो, सॉल्व करो। आया किसी का आया? ध्यान से देखिए, करंट किधर है, अंदर, करंट अंदर है। पहले इस लाइन को जोड़ लो, ये डिस्टेंस कितना होगा, अब निकाल नहीं रहे तो समझिए 2a होगा। ये भी डिस्टेंस कितना होगा 2a। चलो करंट अंदर है सर, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, B1 लिख रहा हूं, ध्यान देना। सेम करंट अंदर है, ध्यान दीजिएगा, करंट सर ये भी अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पे चाहिए, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ये क्या B2 हो जाएगा, समझे। अब एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से देखना, ये A है, ये A है, ये 2a, तो ये बना टोटल एंगल कितने डिग्री का। तो एक बात बताना, ये 60 डिग्री का है, ध्यान देना, ये 60 डिग्री का है, तो इसी के जस्ट पैरेलल एक लाइन बना दें
तो क्या ये भी 60 डिग्री का होगा? होगा? क्यों भाई, क्या ये 60 डिग्री का होगा? और दूसरी बात देखो, ये 60 डिग्री का होगा तो यहाँ से ये एंगल 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है पूरा। तो अब जो लेना है, तुम 60 लेना चाहते हो 60 ले लो, 90 लेना चाहते हो 90 ले लो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसका तो एंगल मिल गया सर इस वाले के साथ। इसका क्या होगा सर? ये ऐसे आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये लाइन से ये एंगल कितने डिग्री का बना है? 60। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे बना दें, या हम ऐसे इसी लाइन को इसके जस्ट पैरेलल बनाए हैं, तो ये कितने डिग्री का इसी पे बना होगा ना ऐसे? क्या ये भी 60 डिग्री का होगा? अरे ये वाले जो जा रहा है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या इस लाइन पे बनी होगी, और ये वाला एकदम सीधे बना लो इस वाली लाइन पे बनी होगी। तो ये कितने डिग्री का बना होगा? 60। और ऊपर वाला भी कितने का बना होगा? 60। क्लियर हो गया ना भाई? एंगल क्लियर हो गया। 60 60। अब ये पी यू हटा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो दिया था क्वेश्चन में आपने लिखा है, ये भी एंगल 60 डिग्री का, ये भी एंगल 60 डिग्री का। पहले तो B1 और B2 पता करो, B1 और B2 पता करो क्या ये सेम तो नहीं है? सेम है। अभी मैंने बताया इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से जो B1 और B2 आ रहे थे वो कितने आ रहे थे? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। तो इसमें भी क्या सेम आ रहा होगा B1 B2, क्योंकि ये भी वायर इनफाइनाइट है, ये भी वायर इनफाइनाइट है, और ये लेंथ कितना है? 2A, और ये भी लेंथ कितना है? 2A। तो B1 और B2 की वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट I अपॉन क्या? 4 पाई A। क्या लिखा जाएगा? इतना। और इसी को हम क्या B मान लें, तो सर इसका मतलब B1 B2 मत लिख के क्या लिख दीजिए? B। अब बताइए इस B का कंपोनेंट एक x एक्सिस में कितना होगा? B cos 60, और एक y एक्सिस में कितना होगा? B sin 60। इसका ध्यान से देखिएगा, एक कंपोनेंट फिर इधर होगा, कितना होगा? B cos 60, और एक ऊपर की तरफ होगा कितना? B sin 60। क्या B sin 60 से B sin 60 कट जाएगा? B cos 60 और B cos 60 कितना हो जाता है? 2B cos 60। मतलब सर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 2B cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 से 2 कट गया तो ओनली आंसर क्या आया? B। मतलब सर B नेट की वैल्यू B आई, और B कितना तुमने निकाला है? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। क्या यही आंसर होगा? बस इसमें √3 आया था और इसमें √3 गायब हो गया। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। समझ रहे हैं इतनी बात? इसमें कंपोनेंट का खेल है, और ये कंपोनेंट का खेल आपको समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इसमें आपको हाई लेवल पे लेके गया हूँ। ये आपके क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम में कैसे दिए हैं अभी एक दिखा रहा हूँ, जो आपके बोर्ड में भी आए हैं। लिखिए, बोले। लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन अभी यहाँ अगर बन जाता है तो बनाना, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो घर पे करना। इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के बताऊँ, समझा दूंगा कैसे होगा। सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट यही है, अभी इसी पे है। ये क्वेश्चन PYQ का है। लिखिए, फिगर शो अ राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। फिगर शो अ राइट एंगल आइसोस्केलन ट्रायंगल। आइसोस्केल है, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल PQR having it base equal to A। PQR having a base equal to A। बेस उसका A दिया गया है, स्मॉल A या कैपिटल A जो भी लेते हो, ठीक है। बेस A, फुल स्टॉप। अ करंट ऑफ I एम्पियर,
passing downward along a thin wire cutting the plane of paper normally as shown at a Q. Full stop. Likewise, a similar wire carry a equal current passing normally upward at a R, एक पॉइंट R है उससे. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P. ब्रैकेट में लिख लेना, एज्यूम द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग. ठीक है भाई, फिगर बना लीजिए. ये है P, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये P है. राइट एंगल आइसोस्केलेन ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है. बाकी ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. ठीक है, ये R है, ये R है, ये A है. बताइए इसका आंसर चाहिए मुझको सबसे. ये अब Q पॉइंट में करंट किधर जा रहा था, बाहर की अंदर? बोलो भाई. इनसाइड द पेपर नॉर्मली था ना, और R पॉइंट में आउटसाइड था ना. तो बस ये है, ये फिगर है, अंदर और बाहर करंट इसी पे जा रहा है. और P पॉइंट यहाँ है, इसी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है. आंसर बताओ.
एकदम फटाक से माहौल बदल देते हो ना। अभी तो हंसी आ रही थी वो। ठीक है, पता है पूरा 1 साल पढ़ लोगे, एक दिन के रिजल्ट आने में फटाक से माहौल वहाँ भी बदलता है, पूरा सन्नाटा छा जाएगा। सुनिए, हो गया? कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई आर माइनस ठीक। सुनो भाई, आर के टर्म में ला दी हो ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में कहीं आर लिखा था क्या मैंने? ये तो फिगर में ना जो बोला था उसमें कहीं आर दिया था? बस फिगर सोन ने ऐसे दिया था, आर के टर्म में आंसर आना नहीं चाहिए। वैसे ठीक है, आर को रिप्लेस कर सकते हो तो पाइथागोरस लगा के रिप्लेस हो जाएगा, बट ध्यान देना ये बात, क्वेश्चन के रिटन फॉर्म में मैंने कहीं आर का जिक्र नहीं किया था। आर के टर्म में आंसर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात सुनिए, आपने निकाला है, चलिए ठीक है, चेक करते हैं एक बार। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या ये होगा, नाम दे देते हैं B1। अच्छा, B1 और B2 दोनों सेम रहेंगे तो मैं B ही लिख रहा हूँ, B1 B2 नहीं लिख रहा हूँ, बात सुनना मेरी। और ये देखिए थोड़ा ध्यान से, चाहे चलो लिख लो B1, आपकी मर्जी, B1 B2 बाद में चेंज करेंगे। इसकी वजह से करंट बाहर है, करंट कहाँ है? बाहर। और इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या अंदर होगा, मतलब इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या ये होगा इनसाइड। दो मैग्नेटिक फील्ड मिल गए हैं, B1 और B2। ये मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर है और ये मैग्नेटिक फील्ड B2 इधर है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए भाई मेरे। ये दो मैग्नेटिक फील्ड अगर बने हुए हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ये, और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो क्या म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर आएगा। फॉर्मूला याद करो, दोनों तरफ से इनफाइनाइट है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर आएगा। इतना तो क्लियर है ना। तो B1 की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। आर को रिप्लेस कर देते हैं। सर आर को कैसे रिप्लेस किया जाएगा? तो क्या इसको 20 में मीडियन डाल दें, हो जाएगा? तो ये डिस्टेंस कितना होगा? a/2। और ये हमें r निकालना है तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्या ये 45 डिग्री हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। अरे दोनों ये r है तो जाहिर सी बात है 90 है तो 45 हो गए। अब अगर ये 45 डिग्री है और ये r दिया है और चाहे ये a/2 दिया है तो क्या ये भी निकल सकता है, चाहे r भी निकाल सकते हैं।
ध्यान से देखो ना, टोटल हमारा ए था तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, a/2। तो बेस दिया है और एक एंगल दिया है तो क्या हाइपोटेनस निकल जाएगा? क्या tan थीटा के पास जाएं? tan 45, अच्छा कॉस हाइपोटेनस है ना, cos 45 इज इक्वल टू कितना, बेस अपॉन बेस कितना है और हाइपोटेनस कितना है, r इधर चला जाएगा, क्या cos 45 इधर आ जाएगा, देन r इज इक्वल टू a/2 अपॉन क्या 1/√2 हो जाएगा। समझ गए ना? तो a/2 अपॉन 1/√2, क्या √2 ऊपर चला जाएगा, देन √2a/2, क्या r की वैल्यू मिल गई, √2a/2। समझ गया ना इतनी बात? अगर r रिप्लेस करना है तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, μ0I अपॉन 2 कितनी है वैल्यू भाई, √2a/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, देन μ0I अपॉन कितना आया, √2a आया क्या b1। समझे? क्या इसी तरह b2 भी निकाल लेंगे? b2 की वैल्यू फिर कितनी होगी सर, μ0I अपॉन 2πr, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट, देखो ये इसकी वजह से भी इनफाइनाइट था, ये भी वायर इनफाइनाइट है, तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी। r इसके लिए भी कितना होगा, तो सर सेम होगा, कितना, √2a/2 रख देंगे तो क्या आंसर डायरेक्ट यही आ जाएगा, μ0I अपॉन √2π इंटू a। अब b1 और b2 वेक्टर कितने डिग्री एंगल पे हैं, ध्यान से देखो भाई, b1 और b2 वेक्टर कितने डिग्री एंगल पे हैं, 90 डिग्री एंगल पे हैं। तो क्या इनका सम, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो इनका सम क्या b1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, b2 का स्क्वायर होता है, तब ना रिजल्टेंट आएगा। तो सर रिजल्टेंट की वैल्यू b1 का स्क्वायर, b1 और b2 सर दोनों सेम है, तो क्या b1 और b2 दोनों सेम लिख दें, क्या ये सर √2b² हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, √2b हो जाएगा। मतलब सर √2 और b की वैल्यू कितनी है, यही b1 और b2 ही दोनों मिलके क्या बने हैं, b। तो b की वैल्यू कितनी है, μ0I अपॉन √2πa, क्या √2 से √2 कट गया, देन μ0I अपॉन πa, और किस एक्सिस में, -j, क्योंकि नीचे की तरफ हो। समझे हैं? नीचे की तरफ होगा, देखो ये दो वेक्टर का सम क्या इधर ही तो आएगा, तो इसीलिए क्या मैंने लास्ट में लगा दिया j और माइनस, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये आंसर आ रहा है μ0I j अपॉन πa। आंसर एक बार चेक कर लेने दो, μ0I अपॉन πa, ठीक है। दिस फील्ड एक्ट टूवर्ड द मिड पॉइंट ऑफ द QR, दिस पॉइंट, ठीक है, दिस लिखा है नीचे इसके डायरेक्शन में, दिस फील्ड एक्ट टूवर्ड द मिड पॉइंट ऑफ QR, मतलब QR के मिड पॉइंट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा होगा। तो मैंने j लिख दिया है माइनस में। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, घर पे प्रैक्टिस कर लेना इस पे। हेडिंग डाल के लो, क्वेश्चन इस पे अभी दे देंगे, एक दो करके लाना। हेडिंग डालिए, चाहे एक क्वेश्चन और कर लो, लिख दें, क्वेश्चन लिख दें, सब लोग इसका आंसर बताएंगे थोड़ा सोच समझ के। आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया जाता है, उसके बाद से क्वेश्चन देते हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। A wire of length L is in a shape, is in regular polygon of n side, बात फिर कर रहे हो पीछे, करंट I is in the wire, find magnetic field at center of
पॉलीगन। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। एक वायर जिसका लेंथ L है, किस शेप में है, एक रेगुलर पॉलीगन में है और N साइड है, उसमें करंट I उसमें फ्लो कर रहा है। पूछा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ पॉलीगन पे कितना होगा। हाँ, अभी करना है, होमवर्क नहीं, होमवर्क अभी बोलूँगे। अभी तुम्हें लग रहा है कि इसी पे होमवर्क हो जाएगा। एक टॉपिक भी नहीं कंप्लीट कर रहे हो तुम लोग एक दिन में, क्या पढ़ोगे। लंच तो कर ही लिए हो, क्या लंच करने का मतलब है, पढ़ो अभी। लंच कर लिए हो ना, आए तो महक रहा था पूड़ी सब्जी पता नहीं क्या क्या, बिना लंच किए महक रहा है। जो भी था, अनुपम था या जो भी था, मगर महक रहा था। एक ही घंटे में भूख लग जाता है, पता नहीं क्या खा के आते हो घर से तुम लोग। ठीक है, छुट्टी के बाद आधा खा लेना। बताओ इसका आंसर। हाँ, नहीं आ पाएगा। देखो भाई सुनो, एक रेगुलर पॉलीगन है, कितनी साइड है, n है। हम एक कॉन्सेप्ट दिए हैं, इसमें 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है। क्वेश्चन आपके ऊपर बनाने का है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, क्वेश्चन के टर्म में मान लेते हैं, बस ऐसे देखना, 1 2 3 ऐसे चल रहा है, बस हम इतना ही बना रहे हैं, हम इतना ही साइड बना रहे हैं। ऐसे दुनिया भर की और साइडें तुम्हें बनानी है, बना लो, क्योंकि उसने बोला है कितनी साइड है, n, तो अब सब तो बना नहीं सकते। मैंने ऐसे बना लिया क्योंकि मुझे सेंटर की बात करना है। मान लीजिए इसका सेंटर है, थोड़ा सा ऐसे इधर बना लो, ऐसे बनाओ कि थोड़ा सा दिखे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्ट्रेट है, फिर ऐसे और फिर ऐसे जाएगा। समझ गए ना ये बात। 1 2 3 4 5 ऐसे करके चल रहा है। ये रेगुलर पॉलीगन है, सारे साइड रेगुलर पॉलीगन में इक्वल होते हैं। एक बात बताइए, करंट इसमें कैसे चल रहा है, कोई भी एक डायरेक्शन तो उसने बोला नहीं, बस ये वायर है, इसी वायर में करंट चल रहा है, तो किसी एक डायरेक्शन को मानना पड़ेगा तुमको। अरे क्या आई ऐसे चलेगा या तो ऐसे चलेगा, किसी भी एक डायरेक्शन में तो चलेगा ही। अब ये सेंटर है भाई साहब, इस सेंटर पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पूरे वायर की वजह से जो n साइड में बटा हुआ है। ठीक, एक बात बताना, वायर का ये वाला टुकड़ा कितने बराबर का होगा, कितने लेंथ का होगा, केवल ये टुकड़ा। टोटल लेंथ कितना है L, और कितने साइड हैं N, और रेगुलर पॉलीगन है, तो क्या L/N होगा। समझे हो। जैसे टोटल 50 सेंटीमीटर है और 50 साइड होता तो क्या सब 1-1 सेंटीमीटर के होते। तो 50, आपने बोला 50 साइड होते तो 50/50 कर दिया, तभी तो ये 1 सेंटीमीटर का हुआ। मतलब L टोटल लेंथ था, वायर ऑफ लेंथ, पूरे वायर का लेंथ था L। अब उसमें से कितने साइड बनाए गए थे N, तो L/N केवल एक साइड मिल गया। अब बताओ, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या मैं इनको जोड़ दूं, और एकदम ये बीचों बीच वाला जो डिस्टेंस है, क्या यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस R होता है। ठीक है, अब बताना भाई, बस एंगल का खेल है। अगर मैं θ1 और θ2 निकाल लिया तो क्या इस वायर की वजह से आ जाएगा। ऐसे ही क्या सारे वायर की वजह से होगा, तो n है तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ गए। मतलब इस वायर की वजह से जो आएगा, मैं मान लेता हूं B है,
और मुझे नेट अगर निकालना होगा तो कितने साइड हैं इसमें, n, तो क्या n का मल्टीप्लाई b में कर दूंगा। बस मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, b की। अब b वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या θ1 और किसको निकालना पड़ेगा, θ2 और r भी। r तो तुम माने हो ना, उसने तो बस l दिया था, क्या r निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर हम निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक बात बताइए, ये डिस्टेंस कितना होगा। अरे ये टोटल l/n है, तो क्या ये l/2n होगा, आधा हो गया। ये भी कितना हो गया, l/2n। क्लियर है इतनी बात। अब ये डिस्टेंस मिल गया है, ये डिस्टेंस मिल गया है, और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या हम ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं भाई। ये डिस्टेंस हमें l/2 है, या तो तुम इसमें ऐसे लगा लो, tan θ2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई, सॉरी परपेंडिकुलर, हाँ नहीं अभी ऐसे छोड़ो ना, हम बता रहे हैं tan θ2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, l/2n, और बेस कितना होगा, r होगा ना। क्या हो जाएगा इतना, समझे। अब मुद्दा ये ना, तुमको θ2 भी तो नहीं पता है और r भी नहीं पता है, तो सर एक बात बताइए, θ2 तो बहुत आसान है निकालना। ये पॉलीगन पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो क्या 2 पाई बनाएगा। ध्यान से सुनना, कितना एंगल बनाएगा टोटल, 2 पाई। और इसमें कितने साइड बने हुए हैं, n, तो क्या एक एंगल ये 2 पाई/n का रहा होगा। नहीं समझे भाई, पूरा जैसे 360 बना है, ध्यान देना 360, और केवल हम एक एंगल की बात किए, बस एक साइड से जो ये पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल कितने का बना होगा, तो 2 पाई पूरा था, तो 2 पाई कितना हो जाएगा, n। अब मैं पूछूं बस θ2 बताओ कितना का होगा, तो टोटल 2 पाई n था, तो आधा ये होगा आधा ये होगा, तो क्या इसमें आधा से डिवाइड कर देंगे तो ये बचा कितना, π/n, और ये भी कितना हो जाएगा, π/n। क्या मिल गया, θ2 की जगह पे क्या रख देंगे, π/n। क्या n तो पता है ना तुम्हें, n दिया था, n साइड है। अब बताओ r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l/2n, और अपॉन में आएगा क्या, 10 π/n, तो क्या यहीं लिख दें। समझे हैं भाई, ये मिल गया r। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 I अपॉन 4πr। r अभी लिख रहा हूं, r की वैल्यू ये रखी जाएगी ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। क्या θ1 और θ2 दोनों सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 sin θ1 और θ2 दोनों सेम था, तो थीटा, और जिसकी वैल्यू कितनी आई है, πn आई है। 2 से ये 4 कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, μ0 I, ये 2 बार में कट गया, 2 पाई। r की वैल्यू रखो भाई मेरे, l/2n 10 π/n, और यहाँ क्या चल रहा है, ऊपर है ये, ध्यान देना, sin π/n चल रहा है ना। अब देखो ध्यान से, 2 से 2 कट गया, ये n है और ये पाई है, क्या 10 π/n ऊपर चला जाएगा, देन b इज इक्वल टू μ0 I, नीचे बस क्या बचा, πl। और ध्यान से देखो, क्या एक n जो है ये भी ऊपर गया होगा, तो क्या n आगे यहाँ लगा लें, और यहाँ क्या बचा है, sin π/n इंटू 10 π/n, ये अपॉन में ही है, नीचे ऐसे इसको लिख लो। अभी सुनो ध्यान से, ये किसकी वैल्यू मिली है, केवल b की, केवल एक साइड की वजह से। ऐसे कितने साइड हैं, n, तो कैन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b।
तो n से मल्टीप्लाई होता है, एक n बाहर चल रहा है, एक n और आ जाएगा तो क्या n स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा n स्क्वायर और पूरी b की वैल्यू म्यू नॉट I साइन पाई बाई n इंटू 10 पाई बाई n अपॉन में कितना पाई इंटू l, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब ये एक तरह से एक फॉर्मूला है, मैं अगर आपको इसको डेरिवेशन बताता तो आपको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, रटना होगा, ये है वो है, बट ये एक तरह से है डेरिवेशन। अब तुमको मैं 5 पेंटागन दे दूं, हेक्सागन दे दूं और रेगुलर हो ये बात, तो क्या तुम निकाल नहीं लोगे? अगर डायरेक्ट फार्मूला याद होगा तो तुम तुरंत निकाल लोगे। सारे फार्मूले में वैल्यू रख दोगे, n इज़ द साइड, l इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, I करंट की वैल्यू है, n साइड दिया गया है, पाई मतलब वही 180 हो तो रेडियन में ही चल रहा है, सारी वैल्यू उठा के रख दोगे, आंसर मिल जाएगा। तो फार्मूला रटने से अच्छा मैं कॉन्सेप्ट समझूं, कॉन्सेप्ट समझे हो तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं समझे हो तो दिक्कत होगा भाई। ठीक है, कर लेंगे। अभी देखिए आप एक टॉपिक पे उलझे हुए हैं, अब इतना समय अगर लगेगा तो ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करिए, थोड़ा सा पढ़ के आइए घर से। हम पढ़ेंगे कल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। स्ट्रेट वायर हो गया ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन घर पे जाके करना, जितने स्ट्रेट वायर के क्वेश्चन होंगे मोस्टली सब कर सकते हो अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझा है। अब सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये देखना होगा। ठीक है, वही अगला टॉपिक है, पढ़ के आना।